हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ई प्लेटफॉर्म। और आज जो है हम प्रारंभ करने जा रहे हैं गेहूं की खेती यानी कि वीट कल्टीवेशन। और कंप्लीट हम देखेंगे जिसमें हम पूरा का पूरा जो खेती किस प्रकार से जो है स्टार्टिंग से इसकी जो है हम क्लासिफिकेशन से लेकर खरपतवार की बात हो, सिंचाई की बात हो, इनके जो रोड हैं, गेहूं में लगने वाले रोड हैं उनकी बात हो, सभी की जो है चर्चा करेंगे। साथ में जो एग्जाम्स में आए हुए जो क्वेश्चंस हैं वो भी आपके जो है कंप्लीट जो है कवर अप हो जाएंगे। तो आज के हम इस सेशन में जो है प्रारंभ करते हैं गेहूं। गेहूं का जो आप वानस्पतिक नाम पढ़ते हो वो क्या है, टेटिनम एस्टिमम पढ़ते हो, लेकिन ये एक वर्गीकरण का एक प्रकार है जो षटगुणित जो रहता है गेहूं उसका। लेकिन अपने को क्या पढ़ना है, पूरा वर्गीकरण पढ़ना है। तो वर्गीकरण में हम आगे बढ़ते हैं। आप हेडिंग डालिए साथ में, गेहूं का वर्गीकरण। गेहूं का वर्गीकरण, क्योंकि जो गेहूं होता है वो जनरली तीन प्रकार का मेनली जो है देखने को मिलता है। एक तो देखने को मिलता है चतुर्गुणित। कौन सा भाई? चतुर्गुणित। साथ में मैं आपको इंग्लिश भी लिखाऊंगा, टेट्राप्लॉइड। चतुर्गुणित नहीं, सबसे पहले होता है द्विगुणित। पहले द्विगुणित लिखो फिर चतुर्गुणित लिखेंगे। द्विगुणित, द्विगुणित को इंग्लिश में कहते हैं डिप्लॉयड, डिप्लॉयड कहते हैं। अगला रहता है चतुर्गुणित, चतुर्गुणित जिसे इंग्लिश में कहते हैं टेट्राप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड कहते हैं। और एक होता है षटगुणित, षटगुणित जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, हेक्साप्लॉइड कहते हैं। ठीक है, हेक्साप्लॉइड। तो देखिए तीन प्रकार का जो है आपका जो गेहूं है वो तीन प्रकार का रहता है, जिसमें से द्विगुणित, चतुर्गुणित और षटगुणित। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि द्विगुणित जो है कौन सा गेहूं होता है, चतुर्गुणित कौन सा होता है, इसके बारे में देखते हैं। उससे पहले जो है क्रोमोजोम नंबर पूछ लिए जाते हैं कि जो द्विगुणित जो गेहूं होता है उसमें क्रोमोजोम नंबर 2n बराबर 14 होते हैं। और साथ में जो इसकी जो गुणता होती है, जैसे कि यहाँ लिखा है डिप्लॉयड, डिप्लॉयड को डिनोट करते हैं H से। तो द्विगुणित है तो 2H, द्विगुणित है तो 2H, ध्यान रखें इसका। इसी प्रकार से चतुर्गुणित की बात करें, 2n बराबर 28 बराबर, और चतुर्गुणित है तो गुणता को जो है H से डिनोट करते हैं, और चतुर्गुणित है तो 4H हो गया। क्लियर है यहाँ तक? षटगुणित की बात करें तो 2n बराबर कितना भाई जो है, अब देखो इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 14 दूना 28, 34 42 बराबर। और देखो षटगुणित है, षटगुणित है तो इसको हम 6H से डिनोट करते हैं। तो नोट डाउन कीजिए आप, द्विगुणित में गुणसूत्रों की संख्या 14 होती है, चतुर्गुणित में 28 होती है, और षटगुणित में कितनी होती है डियर स्टूडेंट, 42 होती है। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ से क्वेश्चन आता है उदाहरण से कि जो द्विगुणित जो रहता है गेहूँ उसका उदाहरण क्या होता है, ट्रिटिटम मोनोटोटम। इसका जो उदाहरण है वो क्या है, ट्रिटिटम, ट्रिटिटम मोनोकोटम। इसका जो उदाहरण है वो क्या है, ट्रिटिटम मोनोकोटम। और इसी का एक सामान्य नाम होता है, इसे हम कहते हैं इनकॉर्न वीट। ध्यान रखें, वेरी इंपॉर्टेंट। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनकॉर्न जो गेहूं है उस वह किसे कहते हैं, तो ट्रिटिटम मोनोटोटम को जो है इनकॉर्न कहते हैं। साथ में ये भी पूछा जा सकता है कि ट्रिटिटम मोनोटोटम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 14 होती है। कितनी होती है भाई, 14 होती है। इसी प्रकार से आइए चतुर्गुणित में, चतुर्गुणित में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है भाई, 28 होती है। और इसके जो उदाहरण हैं, एक तो क्या है, इसका उदाहरण होता है ट्रिटिटम, ट्रिटिटम ड्यूरम। एक तो क्या उदाहरण है, देखो चलो मैं यहाँ हेक्साप्लॉइड को अगले पेज पर लिख दूंगा। अभी यहाँ ट्रिटिटम ड्यूरम, और ट्रिटिटम ड्यूरम का जो है पूछा जाता भाई, ट्रिटिटम ड्यूरम का जो कॉमन नेम है वो पूछा जाता है। तो इसका जो सामान्य नेम है वो क्या है, मैक्रोनी, मैक्रोनी गेहूँ। और ये जो ड्यूरम होता है ये एक बहुत ही ज़्यादा हार्ड वीट होता है, बहुत ही ज़्यादा कठोर होता है ना। मतलब ये यदि आप इसको चबाओ तो दांत भी टूट जाए, इस टाइप का जो है बहुत ज़्यादा ये हार्ड होता है, मैक्रोनी गेहूँ कहते हैं। तो डायरेक्ट आपके क्वेश्चन आएगा
कि टेटिटम ड्यूरम में गुणसूत्रों की जो संख्या है वो कितनी होगी, 28, यानी कि 28 गुणसूत्र होंगे। टेटिटम ड्यूरम का जो उपयोग है वो किसके लिए किया जाता है, सूजी बनाने में। ध्यान रखें, इसका जो उपयोग है हम लिख सकते हैं सूजी बनाने में। सूजी बनाने में जो है टेटिटम ड्यूरम का जो है उपयोग किया जाता है। क्लियर है यहाँ तक। अब इसके साथ ही एक और है, इसके साथ ही एक और जो है इसका जो उदाहरण है, देखो होते तो बहुत सारे हैं लेकिन एग्जाम की दृष्टि से बात कर रहा हूँ मैं। टेटिटम डायोटोटम होता है, दूसरा कौन सा होता है, ट्रिटिटम डायोटोटम। टेटिटम डायोटोटम होता है, और जो टेटिटम डायोटोटम होता है इसे हम जो है क्या नाम देते हैं, इमरडेऊ। वेरी इंपॉर्टेंट, इमरडेऊ बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा गया भाई। इमरडेऊ किसका नाम है, टेटिटम डायोटोटम का है। या टेटिटम डायोटोटम में जो है गुणसूत्रों की संख्या की बात करें तो गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 28 होती है, ये ध्यान रखें। और ये जो है साउथ इंडिया में उपमा बनाने में, याद रखें उपमा बनाने में उपयोगी, सर्वाधिक जो उपयोग होता है इसका उपमा बनाने में होता है। तो आप जो है नोट डाउन कीजिए भाई टेटिटम ड्यूरम को। देखो इसकी जो ड्यूरम है वो एक वैरायटी होती है, जबकि इसका पूरा नाम क्या होता है टेटिटम ड्यूरम का, टर्जिडिडम होता है। टर्जिडम क्या होता है, टर्जिडम होता है, और वैरायटी क्या होती है, ड्यूरम होती है। तो इसको मैं कहीं इधर लिख देता हूँ थोड़ा सा, है ना। चलिए इसको मैं थोड़ा सा टेटिटम ड्यूरम है ना, ये यहाँ पर लिख रहा हूँ भाई, है ना, थोड़ा सा देख लेना, मेंशन कर लेना आप। टेटिटम टर्जिडम और वैरायटी क्या होती है, ड्यूरम। क्लियर है यहाँ तक। तो इसको भी आप नोट डाउन कीजिए, जो है टेटिटम जो है टर्जिडम वैरायटी ड्यूरम, है ना। हम डायरेक्ट कैसे लिख देते हैं, टेटिटम ड्यूरम लिख देते हैं, ध्यान रखें इसका। तो चलिए आप लिखिए आप इसको। द्विगुणित टेटिटम मोनोटोटम होता है, जैसे इनकॉर्न कहते हैं। टेटिटम ड्यूरम जो मेट्रोनी होता है। टेटिटम डायोटोटम जो है जिसे इमरडेऊ कहते हैं, क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट, इमरडेऊ कहते हैं, जो उपमा बनाने के काम आता है। सूजी बनाने में टेटिटम ड्यूरम का जो है उपयोग किया जाता है। ये चतुर्गुणित के एग्जाम्पल हैं। फिर आगे हम पढ़ेंगे षटगुणित। आप इसको वीडियो को पॉज करके इसको जो है नोट डाउन कीजिए भाई डियर स्टूडेंट, जल्दी से आप नोट डाउन करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं, आप डालिए षटगुणित, है ना। अभी जो हमने पढ़ा है षटगुणित, या तो वहीं लिख सकते हैं लेकिन षटगुणित में थोड़ा ज़्यादा है इसलिए मैं इसको अलग लिख रहा हूँ। हेज्जा षटगुणित हेज्जा प्लॉड, क्या है भाई, षटगुणित हेज्जा प्लॉड। इसके हेज्जा प्लॉड में बात करें तो इसमें मैंने अभी आपको क्रोमोसोम नंबर बताए थे, 2n बराबर कितने, 48, 14 28 और 34 42, ऐसे पहाड़ा पढ़ना है आपको, है ना। पढ़ा आता है 14 28 और 34 42, ठीक है। इस प्रकार से जो है आपको ये करना है। अब देखो इसमें जो है जो मेनली आता है, इसका जो उदाहरण है षटगुणित का जो उदाहरण है वो क्या है भाई, पहला उदाहरण क्या है, टेटिटम एस्टिवम। क्या उदाहरण डियर स्टूडेंट, टेटिटम एस्टिवम। देखो इस टेटिटम एस्टिवम को जो है जो बनाया गया था, इसको जो है एक्चुअली देखा जाए तो इसको डेवलप किया गया है। तो डेवलप किया गया है इसलिए, और कहाँ पर डेवलप किया गया था, इसको सिमिट मेक्सिको में। और इसका और क्या नाम है, कॉमन ब्रेड वीट भी बोलते हैं। साथ में डियर स्टूडेंट टेटिटम एस्टिवम को मैक्सिकन बोनाडेऊ भी बोलते हैं, बोनाडेऊ, है ना। मैक्सिकन डॉर्फ वीट इंग्लिश में कहते हैं, मैक्सिकन डॉर्फ वीट जो है, डॉर्फ वीट जो है इसे बोलते हैं, ध्यान रखें इसका। क्लियर है आवाज़, वॉल्यूम थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, कई बार जो है प्रॉब्लम आ जाती है। चलिए भाई क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। टेटिटम एस्टिवम जिसे हमने कॉमन ब्रेड वीट कहा है या मैक्सिकन बोनाडेऊ कहा है, क्योंकि इसको जो है डेवलप किया गया था सिमिट मेक्सिको में। ये भी थोड़ा सा याद रखें, जो टेटिटम एस्टिवम को
जो है सिमिट, है ना, सिमिट मेट्सटोम है, मेट्सटोम है, नॉर्मन बोरलॉट द्वारा विकसित। क्लियर है यहाँ तक? तो इसको मेट्सडन, और यही टेटिनम एस्टिवम की जो है, टेटिनम एस्टिवम की ही जो वेराइटी थी वो थी सोनरा 63, सोनरा 64, ये लर्मा रोजो, इन्हीं के कारण जो है हरित क्रांति आई थी। तो उसको हम बाद में लिखेंगे। और एक और चीज़, हमारे भारत की बात करें तो भारत में जो है टेटिनम एस्टिवम जो है सर्वाधिक, भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बोया जाता है। सर्वाधिक क्षेत्रफल की बात करें लगभग 87% सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बोया जाता है। तो ये आपको याद रखना है कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर कौन सा गेहूँ बोया जाता है, तो टेटिनम एस्टिवम को बोया जाता है, ये आपको याद रखना है। और यही टेटिनम एस्टिवम में यदि आपसे पूछ ले कि गेहूँ की कौन सी प्रजाति है जिसके कारण जो है हरित क्रांति जो है आई थी, तो ये भी हम लिख लेते हैं भाई, टेटिनम एस्टिवम के कारण भारत में हरित क्रांति आई, भारत में हरित क्रांति आई। देखो हरित क्रांति को अलग पढ़ेंगे। भारत में हरित क्रांति के जो पितामह हैं वो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन हैं, और विश्व में जो है हरित क्रांति के फादर हैं वो डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉट हैं, जिन्होंने टेटिनम एस्टिवम को बनाया था। डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉट जो हैं भारत आए थे साथ में, और कुछ जो टेटिनम एस्टिवम की जो वेराइटी हैं उनको भी भारत जो है आयातित किया गया था। सोनरा 64 है, लर्मा रोजो 64A है। इन वेराइटियों के द्वारा भारत में हरित क्रांति का सूत्रपात हुआ था 1966-67 में। इसलिए विश्व में हरित क्रांति के जो पितामह हैं वो डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉट कहलाते हैं, और भारत में हरित क्रांति के जो पितामह हैं डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन कहलाते हैं। हरित क्रांति शब्द जो शब्द है वो किसने दिया था? विलियम गॉड ने दिया था, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए उसके बाद आ जाता है टेटिनम एस्टिवम। टेटिनम एस्टिवम के बाद आता है टेटिनम स्पेरोटोटम। क्या आता है डियर स्टूडेंट? टेटिनम स्पेरोटोटम, टेटिनम स्पेरोटोटम गेहूँ, है ना, ये भी जो है सटगुणित होता है, और इसे बोना गेहूँ कहते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं इसे डॉर्फ वीट। बोना गेहूँ कह दो, हिंदी में से क्या कहेंगे? बोना गेहूँ कहेंगे या डॉर्फ वीट कहते हैं, ठीक है। एक होते हैं भाई, एक और होता है टेटिनम को मैं टी से लिख रहा हूँ, टेटिनम को टी से लिख रहा हूँ, और स्पेक्ट्रम, है ना, स्पेक्ट्रम। टेटिनम जो है क्या, सॉरी इंस्पेक्ट्रम नहीं होगा, कॉम्पैक्टम होगा, कॉम्पैक्टम। टेटिनम कॉम्पैक्टम जो है ये जो रहता है इसे डियर स्टूडेंट क्लब गेहूँ कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लब वीट। तो याद रखें ये सभी जो हैं। साथ में आपके एक और आ जाएगा टेटिनम वल्गेर। टेटिनम जो है वल्गेर, ये भी जो है सटगुणित होता है, और देखा जाए तो टेटिनम वल्गेर जो है एक तरह से टेटिनम एस्टिवम जैसा ही होता है। तो ये आप जो है नोट डाउन कीजिए डियर स्टूडेंट, नोट डाउन करें भाई। सटगुणित टेटिनम एस्टिवम मेट्सडन बोना गेहूँ सिमिट मेट्सको में जो है नॉर्मन बोरलॉट के द्वारा विकसित किया गया। भारत में बात करें तो सर्वाधिक क्षेत्रफल पर जो ग्रो किया जाता है वो टेटिनम एस्टिवम प्रजाति होती है। भारत में हरित क्रांति जो आई थी वो टेटिनम एस्टिवम की जो किस्म है उनके कारण ही आई थी। टेटिनम स्पेरोटोटम जो है ये डॉर्फ वीट कहलाता है। टेटिनम कॉम्पैक्टम जो है ये क्लब वीट कहलाता है, और टेटिनम वल्गेर भी इसी का एक हम कह सकते हैं सटगुणित का उदाहरण है। क्लियर है यहाँ तक? तो आप इनको जो है नोट डाउन कीजिए, कर लिया आपने? चलिए आगे बढ़ते हैं, वीडियो पॉज करके आप नोट डाउन किया करें। अब देखते हैं कुछ सामान्य जानकारी, जो गेहूँ की जो सामान्य है, सामान्य परिचय, गेहूँ का सामान्य परिचय। और देखते हैं, ये तो वर्गीकरण की बात हो रही। सामान्य परिचयों में सबसे पहला चीज़ आती है वो आती है कुल, कि इसका जो कुल है
वो क्या होता है, तो देखो टुल जो है, पहले इसका जो टुल होता था वो ड्रेमनी कहते थे, और इस ड्रेमनी का अब नाम परिवर्तन कर क्या कर दिया, पोएसी कर दिया। इसके अलावा हम जो है इसे घास टुल भी कह देते हैं। तो याद रखें, आपसे कोई फैमिली पूछा जाए गेहूँ की फैमिली क्या होती है, तो ड्रेमनी होती है और घास टुल होती है ना, क्योंकि ये एक मोनोटोट फैमिली है, ये आपको याद रखना है। ये ड्रेमनी या पोएसी जो रहती है 8 बीज पत्री टुल है, 8 बीज पत्री कुल है, याद रखना है। फिर उसके बाद आ जाइए, फिर उसके बाद यदि बात करें तो इसके उत्पत्ति स्थान की बात करते हैं कि गेहूं का जो उत्पत्ति स्थान है वो क्या होता है, तो इसका होता है दक्षिण पश्चिमी एशिया। याद रखें क्या होता है डियर स्टूडेंट, दक्षिण पश्चिमी एशिया जो है गेहूं का जो उत्पत्ति स्थान है वो होता है। साथ में कुछ और जो है ज़रूरी सूचना की बात करें तो गेहूं कैसा पौधा होता है, C3 पौधा होता है। C3 पौधा का मतलब होता है कि इसमें प्रकाश संश्लेषण, जो प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण की कौन सी साइकिल चलती है, C3 साइकिल, यानी कि केल्विन साइकिल चलती है। साथ में और क्या है भाई, दीर्घ दिवस पौधा है। दीर्घ दिवस पौधे से क्या तात्पर्य है समझते हैं, नोट डाउन करते जाएं साथ ही साथ आप। दीर्घ दिवस पौधा यानी कि इंग्लिश में कहते हैं लॉन्ग डे प्लांट, या इसे हम शॉर्ट में कह देते हैं, शॉर्ट में से LDP कहते हैं, ठीक है। यानी कि गेहूँ एक दीर्घ दिवस पौधा है। इसका मतलब यह है कि पुष्पन के लिए, फ्लावरिंग के लिए जो प्रकाश की अवधि है वो 14 घंटे से ज़्यादा चाहिए। 14 घंटे से ज़्यादा प्रकाश की अवधि होगी तो आप जो हम कह सकते हैं कि वो फ्लावरिंग होगी, है ना। टोटल टाइम जोड़ा जाता है, टोटल टाइम जोड़ा जाता है तो हम कह सकते हैं कि वो क्या रहेगा, लॉन्ग डे प्लांट रहेगा। तो गेहूँ के लिए पुष्पन के लिए प्रकाश की अवधि 12 या 14 घंटे से ज़्यादा चाहिए, तो इसलिए लॉन्ग डे प्लांट कहते हैं। अब देखो लॉन्ग डे प्लांट में एक चीज़ मैं बता देता हूँ, इसमें एक चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट है कि ज़्यादातर रवि फसलें, यदि आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि कौन सा पौधा LDP है, कौन सा पौधा शॉर्ट डे प्लांट यानी कि लघु दिवस पौधा है। भाई 3-4 प्रकार के होते हैं। एक तो क्या है, लघु दिवस पौधा यानी कि शॉर्ट डे प्लांट। दूसरा होता है दीर्घ दिवस पौधा यानी कि लॉन्ग डे प्लांट। तीसरा होता है डे न्यूट्रल प्लांट यानी कि दिवस निष्ठ प्रभाविधि। और एक और होता है इंटरमीडिएट प्लांट। इंटरमीडिएट प्लांट का उदाहरण है गन्ना। और दीर्घ दिवस पौधे जो हैं ज़्यादातर रवि फसलें कौन सी होती हैं, जो सर्दियों में जो बोई जाती हैं, वो सर्दियों में बोई जाने वाली जो फसलें रहती हैं वो रवि फसलें होती हैं। और ज़्यादातर रवि फसलें कैसी होती हैं, दीर्घ दिवस पौधा होती हैं। क्लियर है। और देखते हैं गेहूं के बारे में। गेहूं को जो है अनाजों का राजा, देखो गेहूं को क्या कहा गया है, अनाजों का राजा कहा गया है। देखो रानी, अनाजों की रानी यानी कि खाद्यान्न का राजा जो है गेहूं है, और रानी जो है मक्का है। इसके साथ ही यदि बात करें तो इसका जो फल है, या इसका जो हम फल तो क्या है वो, उससे हम दाना कहेंगे, दाना। और दाना होता है डियर स्टूडेंट कैरियोप्सिस। याद रखें कैरियोप्सिस जो है, इसका जो दाना है वो क्या होता है, कैरियोप्सिस होता है। और ज़्यादातर जो खाद्यान्न फसलें हैं, ज़्यादातर जो है आपकी जो है हम कह सकते हैं कि सीरियल्स क्रॉप हैं, उनका जो दाना रहता है वो क्या कहलाता है, कैरियोप्सिस कहलाता है। और देख लेते हैं इसका जो पुष्पत्रम होता है वो कैरियोप्सिस कहलाता है। ये भी नोट डाउन करें कि पुष्पत्रम यानी कि इन्फ्लोरेंस इसका जो है क्या कहलाता है, थोड़ा इंग्लिश में लिख दूंगा इसको मैं, ईयर, स्पाइक या हेड। क्या कहलाता है डियर स्टूडेंट, ईयर, स्पाइक या हेड जो है कहलाता है पुष्पत्रम। ठीक है, ये भी आप नोट डाउन करें, क्या कहलाता है, ईयर, स्पाइक या हेड कहलाता है। और यदि बात करें थोड़ा सा गेहूं के बारे में और यदि चर्चाएं करें तो गेहूं में हम लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट, यहाँ तक दिखाई दे रहा होगा आपको, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जो गेहूं जो रहती है वो स्वपरागित फसल है। कैसी फसल है, स्वपरागित फसल। इसका मतलब ये है कि परागण जो है सेल्फ पॉलिनेशन होता है, मतलब उसी फूल जो रहता है, फूल जो रहता है उसी फूल से जो नर पुष्प होता है, नर बाट से जो है हम कह सकते हैं कि पोलेन आते हैं और मादा की स्टिग्मा पर।
तो स्वपरागित फसल है। अब स्वपरागित फसल, इसमें एक खास बात है कि गेहूं के जो फूल होते हैं वो कभी भी खुलते नहीं हैं, हमेशा बंद रहते हैं। गेहूं का जो फूल होता है कभी भी आपको दिखाई भी नहीं देगा। गेहूं का जो फूल होता है हमेशा बंद होता है, अंदर ही बंद होता है। इसलिए हम कह सकते हैं जब अंदर ही बंद है तो दूसरे पौधे से जो है परागकण नहीं आ सकते हैं। इसका मतलब स्वनिषेचन यानी कि स्व परागण की क्रिया होगी। और इसमें जो फूल होता है वो कभी भी खुलता नहीं है, ऐसे खुलता नहीं है, हमेशा बंद रहता है। इस अवस्था को कहते हैं क्लिस्टोडेमी। तो स्वपरागित फसल है। कारण, इसमें हम कारण ले सकते हैं क्लिस्टोडेमी। क्लिस्टोडेमी, क्लिस्टोडेमी का मतलब क्या होता है? फूल का कभी ना खुलना, फूल का कभी भी ना खुलना। देखो, इसे हम क्या कहते हैं? क्लिस्टोडेमी कहते हैं। यदि फूल जो है स्वपरागण हो रहा है, स्वपरागण के बाद फूल यदि खिल जाए तो उसे हम कहते हैं चेस्मोडेमी। ध्यान रखें, तो इसका स्वपरागित फसल है। कारण क्लिस्टोडेमी यानी कि फूल का कभी ना खिलना, ये स्वपरागित जो है। साथ में यदि बात करें इसके कुछ और बिंदुओं की बात कर लेते हैं, जैसे कि हम बात करें इसके प्रोटीन की बात करते हैं सामान्य परिचय में। और यदि बात करें तो गेहूं की जो है, गेहूं के जो दाना होता है, दाने में जो है प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन होती है 8 से 11%। जो ज़्यादातर जो धान्य फसल हैं उनमें जो प्रोटीन जो होती है वो 8 से 11% होती है। लेकिन जो चावल होता है, जो धान होता है, उसमें प्रोटीन 6 से 7% होती है। बाकी की सभी धान्य फसलों में जो आपकी 6 की 6 हैं, आपके गेहूँ है, धान है, मक्का है, बाजरा है, जौ है ना, ये ध्यान रखें, और ज्वार है। ये 6 की 6 में से आपके जो 5 हैं उनमें प्रोटीन परसेंट 8 से 11 है। बाकी जो धान होता है, राइस होता है, उसमें प्रोटीन परसेंटेज सबसे कम होती है। और इसमें जो गेहूं की जो प्रोटीन होती है, प्रोटीन का नाम भी पूछ लिया जाता है ग्लूटिन। प्रोटीन का नाम क्या है? ग्लूटिन प्रोटीन। आपसे पूछा जाए कि गेहूं की प्रोटीन का नाम क्या है? ग्लूटिन प्रोटीन होती है। और अगर आपसे पूछा जाए कि गेहूं की जो चपाती बनाने के लिए सबसे जिम्मेदार कारक क्या है, तो चपाती, जो हम भाई चपाती बनाते हैं गेहूं की, तो उसके लिए भी जिम्मेदार कारक क्या है? ग्लूटिन प्रोटीन होती है। क्या होती है? ग्लूटिन प्रोटीन होती है। फिर उसके बाद जो है बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की, कि इसका जो दाना होता है भाई कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि ज़्यादातर धान्य फसलें कार्बोहाइड्रेट का अच्छा स्रोत हैं। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा का अच्छा स्रोत होता है। तो 62 से 71% जो है क्या रहता है? कार्बोहाइड्रेट रहता है। क्लियर है यहाँ तक? तो ये आप जो है थोड़ा सा आप इसको जो है नोट डाउन कीजिए, वीडियो पॉज करें और आप साथ में जो है नोट डाउन करिए आप जल्दी से, है ना। अच्छे से जो है आप इसको वीडियो पॉज करके आप जो है नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए भाई, जल्दी से आप नोट डाउन करें। कर लिया? अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और हमारा और देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो है कुछ चीज़ें बता देता हूँ, जैसे कि ये देखो, ये जो रहता है ये कैरियोप्सिस है। कैरियोप्सिस होता है, याद रखें। ये जो दाना है, दाना जो है ये कैरियोप्सिस कहलाता है, जिसमें आप ये हम कह सकते हैं कि जो गेहूं का जो गेहूं है उसके अंदर की जो है संरचना होती है। और ये जो है ये हम कह सकते हैं ये जो है पुस्त्रम होता है भाई। ये जो दिखाई दे रही है ना बाली जो रहती हैं इसकी, उसको ही हम क्या कहते हैं? पुस्त्रम कहते हैं, इन्फ्लोरेंस कहते हैं। याद रखें, जो बाली होती हैं उसे ही हम क्या कहते हैं? पुस्त्रम कहते हैं। तो ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखना है। फिर उसके बाद जो है कुछ और ज़रूरी चीज़ें हैं, वो हम नोट डाउन कर लेते हैं। यहीं पर आप नोट डाउन करें। गेहूँ, अगला जो है बिंदु नोट डाउन करें, गेहूँ एवं सामान्य परिचय चल रहा है, गेहूँ एवं जौ अनुसंधान निदेशालय। अगर आपसे कोई पूछ ले गेहूँ एवं जौ अनुसंधान निदेशालय जो है ये कहाँ पर है भाई? करनाल। और करनाल कहाँ पर है? हरियाणा में।
क्लियर है यहाँ तक। करनाल कहाँ पर है? हरियाणा में है। फिर उसके बाद जो है आपसे पूछा जा सकता है कि गेहूं का परीक्षण वार कितना होता है? परीक्षण वार जब हम कोई भी सीड टेस्टिंग करते हैं, कोई भी जो बीज है, बीज का हम जो है हम कह सकते हैं कि उसका जो है टेस्टिंग करते हैं बीज की, चाहे बीज की वायबिलिटी की बात हो, अंकुरण प्रतिशत की बात हो, शुद्धता, कैसे भी हम करते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है गेहूं का परीक्षण भार। परीक्षण भार जो है गेहूं का कितना होता है? 40 ग्राम होता है। अब बात आती है जो परीक्षण भार जो है इससे मेज़र किया जाता है, ये परीक्षण भार को मेज़र किया जाता है बाई टाटा जो दाने जो ग्रेन्स होते हैं 1000 उनको गिना जाता है, फिर इस पात्र को इस पर रखा जाता है, फिर यहाँ पर जीरो किया जाता है। जीरो मतलब जो पात्र का वजन है वो भी वहाँ तक जीरो कर लिया मतलब है ना। फिर उसके बाद इनको डाला जाता है और उसके बाद जो है वजन लिया जाता है। अब यहाँ पर समझिए कि गेहूं का परीक्षण भार से क्या तात्पर्य है। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, कई बार पूछ लिया जाता है, टेस्ट वेट कहते हैं। और टेस्ट वेट क्या होता है डियर स्टूडेंट, ये भी आपको पता होना चाहिए। 1000 दानों का भार, वेट ऑफ 1000 ग्रेन्स, 1000 दानों का भार जो रहता है वो क्या होता है? गेहूं परीक्षण भार होता है, टेस्ट वेट होता है। यदि आपने 1000 दाने लिए गेहूं के, 1 2 3 4 ऐसे 1000 तक गिने, उनका आपने क्या किया? वजन तोला, तो वो रहता है परीक्षण भार रहता है। और गेहूं का परीक्षण भार जो है कितना आता है? 40 ग्राम आता है। एक और चीज़ होती है, कई बार पूछ लिया जाता है, नोट करके आप लिख सकते हैं कि बीज सूचकांक, जब मैं बीज पढ़ाऊंगा तो बाई टाटा बीज में ही आपको मैं बताऊंगा, तो बीज सूचकांक की बात करते हैं, यानी कि सीड इंडेक्स की बात करते हैं। तो बीज सूचकांक क्या होता है? 100 दानों का भार, याद रखें 100 दानों का भार। जब बड़े दाने होते हैं तो आप बीज सूचकांक ले लो, सीड इंडेक्स ले लो। छोटे दाने हैं तो आप जो है परीक्षण भार ले लो, है ना। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये भी आप जो है नोट डाउन कीजिए, आप जल्दी से आप नोट डाउन करें भाई। फिर उसके बाद देखते हैं, और नोट डाउन कर लिया, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम देखते हैं इसके उत्पादन से, देखते हैं भाई। अब इसका जो हम उत्पादन है, उत्पादन देखते हैं। और उत्पादन में हम विश्व के रेफरेंस से यदि उत्पादन देखें गेहूं का, तो चीन, तो जो है सबसे पहला जो नाम आता है गेहूं के उत्पादन में, चीन का आता है। और फिर किसका आता है? भारत का आता है। फर्स्ट स्थान जो है चीन का है और सेकंड स्थान जो है भारत का है। यदि आपसे पूछा जाए कि गेहूं के उत्पादन के मामले में भारत का कौन सा स्थान है, तो भारत का दूसरा स्थान है। क्लियर है यहाँ तक। और यदि हम भारत में बात करें, किस में बात करें? भारत में बात करें, तो भारत में जो है उत्पादन की बात करें, किसकी बात करें? उत्पादन की बात करें, या हम भारत में गेहूं के क्षेत्रफल की बात करें, दोनों ही स्थिति में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। किसका है भाई? उत्तर प्रदेश का फर्स्ट स्थान है, का प्रथम स्थान। यानी कि आपसे पूछा जाए कि भारत में कौन से राज्य में गेहूं का उत्पादन जो है सर्वाधिक होता है, तो याद रखें उत्तर प्रदेश में होता है। लेकिन जो उत्पादकता होती है, किसकी बात हो रही है? उत्पादकता। उत्पादकता को इंग्लिश में कहते हैं प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी। उत्पादकता कहाँ पर होती है? पंजाब में होती है। अब देखिए इसको समझिए कि उत्पादन और उत्पादकता में क्या अंतर है, इसको समझना होगा। देखो उत्पादन जो होता है, ये हम उत्पादन और उत्पादकता की बात करते हैं। उत्पादन होता है कुल वजन, एक तरह से हम कह सकते हैं कुल वजन। यानी कि उत्तर प्रदेश में जितना गेहूं हो रहा है, उस पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश के जो गेहूं हैं उसको हम तोलें, उसका हम वजन लें, तो सर्वाधिक जो वजन है वो उत्तर प्रदेश से प्राप्त होगा बजाय किसी अदर राज्य से। तो ये जो आपने किया है, ये क्या है? प्रोडक्शन जो है ये कहलाता है प्रोडक्शन। जबकि उत्पादकता क्या कहलाती है? उत्पादकता होती है प्रति हेक्टेयर उत्पादन। वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी क्वेश्चन आता है। उत्पादकता क्या होती है? प्रति हेक्टेयर उपज। प्रति हेक्टेयर जो है उपज जो रहती है वो क्या होती है? उत्पादकता। इसका मतलब ये कि जब आपने
आपने उत्तर प्रदेश यूपी का कितना लिया, 8 हेक्टेयर क्षेत्रफल ले लिया किसका, यूपी का, और आपने ले लिया 8 हेक्टेयर क्षेत्रफल किसका भाई, पंजाब का ले लिया। अब इन दोनों में अच्छा, दोनों की बात करें तो दोनों में जो उत्पादन जो आया वो किस में आया, उपज ज़्यादा किस में आई, पंजाब में आई। तो यही प्रति हेक्टेयर जो उपज आई है, प्रति हेक्टेयर जो यील्ड है, वही क्या होती है, उत्पादकता होती है, प्रोडक्टिविटी होती है, जो पंजाब में देखने को मिलती है। कहाँ पर देखने को मिलती है, पंजाब में। तो ये भी आप जो है नोट डाउन करें, उत्पादन, उत्पादकता, इसको भी डियर स्टूडेंट आप नोट डाउन करें। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं भाई, अब देखते हैं, अब देखो गेहूं की ज़्यादातर प्रजाति जो है बोनी है। गेहूं की ज़्यादातर प्रजाति क्या है, बोनी है ना, डॉर्फ वैरायटी होती हैं। और डॉर्फ गेहूं में जो बोनेपन के लिए जो उत्तरदायी जीन होता है वो क्या होता है, नॉरिन-10 होता है। तो हम यहाँ नॉरिन-10 को भी पूरा पढ़ लेते हैं। नॉरिन-10, तो हेडिंग डालिए आप इसी में, गेहूं में नॉरिन-10। नॉरिन-10 के बारे में पहला चीज़ क्या है भाई, गेहूं में बोनेपन के लिए उत्तरदायी जीन। यदि आपसे कोई पूछे कि गेहूं में बोनेपन के लिए उत्तरदायी जीन है तो वो कौन सी होती है, नॉरिन-10 होती है। इस नॉरिन-10 जीन को जो है गेहूं की जो प्रजाति होती हैं उनमें डाला गया था, इसीलिए टिटिकम एस्टिमम को बनाया गया था। टिटिकम एस्टिमम की जो वैरायटी है, जैसे कि बात करें लरमा रोजो है, सोनराज 64 है, इन सभी को नॉरिन-10 जीन को डालकर जो है डॉर्फ वैरायटी बनाया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद जो है बात करें इस जीन की, नॉरिन-10 जीन, हेडिंग है नॉरिन-10 जीन। इसकी बात करें, इसकी जो खोज है, खोज कहाँ पर हुई थी भाई, जापान में। इसकी खोज जापान में, और जापान में कब हुई थी, 1935 में। ध्यान रखें, जापान में इसकी खोज 1935 में जो है, और किसने की थी, गोंजिरो इनाजुका ने की। देखो जापान में इसकी खोज हो रही थी नॉरिन-10 की, लेकिन नॉरिन-10 को व्यावसायिक रूप से मतलब गेहूं में डालकर, इस नॉरिन-10 जीन को गेहूं में डालकर व्यावसायिक रूप से जो उपयोग किया गया था वो सिमिट मैक्सिको में डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग ने किया था। तो ये भी हम लिख लेते हैं, नॉरिन-10 का व्यावसायिक उपयोग नॉर्मन बोरलॉग द्वारा सिमिट मैक्सिको में किया गया, है ना भाई। इस जीन के दो फैक्टर होते हैं, एक तो RH फर्स्ट होता है और एक RH सेकंड होता है। ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। अब देखिए, ये बात होती कि बोनेपन के लिए उत्तरदायी जीन क्या है, नॉरिन-10 है, जिसकी खोज जापान में 1935 में गोंजिरो इनाजुका ने की थी। नॉरिन-10 का व्यावसायिक उपयोग जो है नॉर्मन बोरलॉग जो है मैक्सिको में जो है किया था। और इस बात करें तो इस नॉरिन-10 जीन से पहली बार जो है किस्में बनाई गई थी। तो ये भी हम लिख सकते हैं, नॉरिन-10 का उपयोग करते हुए, है ना, उपयोग करते हुए एकल किस्म वाली, एकल जीन वाली किस्म लरमा
लर्मा रोजो एवं 2 जीन वाली किस्म सोनेरो 64 को बनाया गया। और यही वो थी जिनके कारण हरित क्रांति आई थी। इनको जो है हम कह सकते हैं कि भारत में आयातित किया गया था, भारत में इन किस्मों को जो है लाया गया था। तो ये आपको जो है नोट डाउन करना है। चलिए भाई वीडियो पॉज करें और अच्छे से जो है आप इसको जो है नोट डाउन करें। वीडियो पॉज करें भाई और अच्छे से आप क्या करें, इसको नोट डाउन करें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। अब देखो थोड़ा सा एक और नोट है सामान्य जानकारी में, एक नोट डाल के आप लिख लें कि जो दाना होता है, दाना और भूसा, जो भूसा प्राप्त होता है उसका जो अनुपात, दाना भूसा का अनुपात जो है पूछ लिया जाता है कि गेहूँ में दाना भूसा का अनुपात जो है कितना होता है। तो 1:8.5 याद रखें, कितना होता है भाई, 8:8.5। यदि भूसा दाना पूछ लिया जाए, है ना, भूसा दाना पूछ लिया जाए तो उल्टा हो जाएगा। ये मैक्सिकन गेहूँ का है, किसका भाई, मैक्सिकन गेहूँ का, ध्यान रखें इसका। ठीक है, पूछ लिया जाए तो आप बता देना भैया, है ना। अब बात करते हैं गेहूँ के लिए जलवायु कैसी चाहिए। तो हेडिंग डालिए जलवायु, है ना, जलवायु कैसी चाहिए। देखो जलवायु को इंग्लिश में क्या कहते हैं, यहाँ पर थोड़ा बता देता हूँ, क्लाइमेट कहते हैं। और क्लाइमेट जो शब्द है ये किस भाषा का है, द्रीट भाषा का है, द्रीट शब्द है। और उस द्रीट शब्द जो है कौन सा शब्द से बना है, क्लीमा से। ये भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, तो सोचा यही बता देता हूँ, क्लीमा, है ना, क्लाइमा। याद रखें जलवायु जिसे इंग्लिश में क्लाइमेट कहते हैं, जो एक द्रीट भाषा का शब्द है, किस भाषा का है, द्रीट भाषा का है। और द्रीट भाषा का कौन सा शब्द है, क्लीमा है। देखो जलवायु में एक तो तापमान की बात होती है, और एक जो है इसके लिए, हालांकि जलवायु से क्वेश्चन जो है रेयर केस में पूछा जाएगा, नहीं पूछा जाएगा, फिर भी आप लिख लें थोड़ा सा। एक होती है ठंडी एवं नम जलवायु। ठंडी एवं नम जलवायु जो है कब चाहिए, जब वानस्पतिक वृद्धि के लिए, वानस्पतिक वृद्धि के लिए चाहिए भाई, वानस्पतिक वृद्धि हेतु, है ना, वृद्धि हेतु ठंडी एवं नम जलवायु। कि भाई सर्दियों में बोया जाता है तो ठंडी एवं नम जलवायु चाहिए वानस्पतिक वृद्धि के लिए, यानी कि इसके जड़, तना और पत्ती का जो वृद्धि है वो, वानस्पतिक भाग क्या होता है, जड़, तना, पत्ती, किसी भी पौधे का वानस्पतिक भाग होता है। फिर उसके बाद गर्म एवं हम कह सकते हैं कि गर्म एवं शुष्क जलवायु। जब इसको बोया जाता है तो धीरे धीरे आप देखो फरवरी मार्च में जो है थोड़ा जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा हो जाता है, और उसी टाइम क्या होती है भाई, जनन की क्रिया होती है, यानी कि पुष्पन की क्रिया होती है। तो पुष्पन के हेतु, क्या भाई, पुष्पन हेतु, ये ध्यान रखना है आपको। और एक और जो है, एक और आप नोट डाल के लिख सकते हैं, हालांकि नहीं पूछा जाएगा, रेयर केस में पूछने के चांसेस हैं। बीज अंकुरण के लिए, जब इसको गेहूँ को बोया जाता है तो बीज अंकुरण के लिए आदर्श तापमान, बीज अंकुरण के लिए आदर्श तापमान की बात करें तो ये रहता है 20 से 25। साथ में आप नोट डाउन करें भाई, 20 से 25 डिग्री सेल्सियस जो है ये रहता है, तो नोट डाउन करें इसको। ठीक है, और साथ में यहाँ पर जो है, क्योंकि इससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है रेयर केस में, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी बता रहा हूँ इसे। फिर इसके जो है मिट्टी की बात करें, मिट्टी की जो गेहूँ की जो खेती है उसके लिए जो है मिट्टी है वो कैसी चाहिए। तो मिट्टी की बात करें तो बलुई दोमट मिट्टी चाहिए। कैसी चाहिए भाई, बलुई दोमट चाहिए, एवं काली मृदा चाहिए, एवं काली मृदा, काली मिट्टी। देखो काली मिट्टी वैसे इसके लिए इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है जितना ज़्यादा ज़रूरी है कपास के लिए और धान के लिए।
कपास और धान के लिए काली मिट्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गेहूँ की बात करें तो गेहूँ के लिए बेस्ट रहती है बलुई दोमट, ठीक है। और जिस मिट्टी में आप जो है गेहूँ लगाओगे उस मिट्टी की जो पीएच है वो किस रेंज की होनी चाहिए, ना तो ज़्यादा क्षारीय ना अम्लीय, 6.5 से 7.5 के मध्य होनी चाहिए। क्लियर है यहाँ तक? तो इसको भी आप नोट डाउन करें। नोट डाउन कर लिया क्या? चलिए वीडियो पॉज करके आप नोट डाउन करें। फिर हम आगे बढ़ते हैं भैया बीज दर। किसकी बात करते हैं डियर स्टूडेंट? बीज दर की बात करते हैं, यानी कि सीड रेट की बात करते हैं। और सीड रेट में यदि बात करें तो देखो दो प्रकार से इसकी सीड रेट होती है। एक तो 100 kg पर हेक्टेयर और एक होती है 125 kg पर हेक्टेयर। इसका मतलब 25% और अधिक। अब ये किस स्थिति में जो है डाली जाती है? यदि आप समय पर बुवाई कर रहे हो। क्या कर रहे हो भाई? समय पर आप क्या कर रहे हो? बुवाई कर रहे हो। समय पर बुवाई हेतु जो है, यदि आप समय पर बुवाई कर रहे हो तो 100 kg पर हेक्टेयर जो है हम डालेंगे सीड रेट जो है। और यदि समय पर बुवाई का मतलब ये है कि आपको पता है गेहूँ की बुवाई जो है सर्दियों में की जाती है, और सर्दियों में कब की जाती है? नवंबर का प्रथम सप्ताह। यदि आप नवंबर के प्रथम या द्वितीय सप्ताह पर जो है बुवाई कर रहे हो गेहूँ की, तो हम कह सकते हैं कि समय पर बुवाई है। और यदि इसके बाद आप कर रहे हो देरी से बुवाई पर, तो देरी से बुवाई पर जो है क्या है भाई? याद रखें 125 kg रहती है। और एक और चीज़ है भाई इसमें सीड रेट, एक और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है पूछा जाता है एग्जाम में कई बार, डिवलिन विधि। इस डिवलिन विधि में जो सीड रेट ली जाती है वो 25 से 30 ली जाती है भाई, 25 से 30 kg पर हेक्टेयर। तो डिवलिन क्या है? डिवलिन विधि में जो डिवलर होता है, डिवलर जो है चलाते रहते हैं और वो गड्ढा करता रहता है और फिर उसमें हम एक एक बीज डालते रहते हैं। ऐसे नहीं कि बीज का जो है नुकसान हो। एक बीज यदि हम गेहूँ का डालेंगे तो उसके बाद जो है इसमें जो सीड रेट आएगी पर हेक्टेयर वो ज़्यादा नहीं आएगी, 25 से 30 जो है kg पर हेक्टेयर जो है सीड रेट आएगी। तो याद रखें यहाँ से एक क्वेश्चन भी आया हुआ है। क्वेश्चन क्या आया हुआ है? डिवलर, क्योंकि डिवलिन विधि में किसका यूज करते हैं? डिवलर यंत्र का। डिवलर का उपयोग किससे संबंधित है? किससे संबंधित? अब इसका जो आंसर है वो क्या जाएगा भाई? उत्तर क्या जाएगा? डिवलर किससे संबंधित है? उत्तर क्या जाएगा? बुवाई से। किससे संबंधित है? बुवाई से। जैसे पूछ लिया जाता है डिवलर किससे संबंधित है? बुवाई से, खरपतवार छिड़कने से, उर्वरक देने से, इस प्रकार का पूछ लिया जाता है तो डिवलर है बुवाई से संबंधित जो है यंत्र होता है। क्लियर है यहाँ तक? तो ये भी जो है साथ में आप नोट डाउन करें। जब आप सीड बो रहे हो, जब आप बुवाई कर रहे हो, तो इसके लिए ज़रूरी है आप हेडिंग डालिए ज्यामिति, कि भाई ज्यामिति कितनी दूरी पर आप क्या है कतार लगा रहे हो, जिसे हम कहते हैं स्पेसिंग। कितनी दूरी पर आप जो है बीज बो रहे हो उसे हम कहते हैं स्पेसिंग। स्पेसिंग में यदि बात करें तो वेरी इंपॉर्टेंट 22.5 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। देखो कई बार क्या होता है, कई बार आप बुकों में देखते हो इसको लिखा हुआ 22.5 इंटू 10 सेंटीमीटर। ये लिखने का तरीका गलत है, या इसको ऐसा लिख सकते हैं हम 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सही है। तो याद रखें ये सही तरीका है और ये सही तरीका है। और इसमें 22.5 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर जो है इसकी स्पेसिंग होती है। तो ये स्पेसिंग में जो पहले लिखी जाती है वो कतार से कतार के मध्य की दूरी होती है। तो हम कह सकते हैं कि 22.5 सेंटीमीटर क्या है? कतार से कतार के मध्य की दूरी, कतार से कतार के मध्य की दूरी क्या है? यानी कि रो टू रो, इंग्लिश में कहते हैं रो टू रो। क्लियर है यहाँ पर? R to R। और 10 सेंटीमीटर क्या रहती है भाई?
पौधे से पौधे के मध्य की दूरी जो रहती है वो क्या रहती है डियर स्टूडेंट, 10 सेंटीमीटर होती है। तो इसको आप जो है नोट डाउन कीजिए भाई, है ना। कतार से कतार के मध्य की दूरी, पौधे से पौधे की मध्य की दूरी 10 सेंटीमीटर होती है। और एक और पोर्शन जो है इसमें आ जाता है, जब आप बीज की बुवाई करते हो तो बीज की गहराई कितनी रखी जाती है। तो यहीं पर आप नोट डाउन कर लें भाई, यहीं पर आप नोट डाउन कर लें, बीज की गहराई कितना रखते हैं। जब आप बुवाई करोगे तो एक गहराई पर आप जो है बीज को बोते हो तो 5 सेंटीमीटर, गेहूँ में बीज की जो गहराई है वो कितनी रखी जाती है, 5 सेंटीमीटर रखी जाती है। तो इसको आप नोट डाउन कीजिए। फिर हम देखेंगे बुवाई का समय क्या है और इसके बारे में जो है चर्चाएं वो हम करेंगे डियर स्टूडेंट। चलिए लिख लिया आपने, फिर हम और देखते हैं इसमें, नोट डाउन करें भाई, कर लिया। कर लिया भाई, है ना। तो ये आपके जो है हम कह सकते हैं कि गेहूँ का आधा मतलब फर्स्ट वीडियो कंप्लीट हुआ है। आगे हम देखेंगे बुवाई का समय देखेंगे, बुवाई की विधियाँ देखेंगे, बीज उपचार देखेंगे, इसकी किस्में देखेंगे, कौन सा खरपतवार लगता है ये देखेंगे, इसके रोग देखेंगे। सब चीज़ की जो है चर्चाएँ जो है हम वो करेंगे आगे की वीडियो में, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो ये पढ़िए अच्छे से, जो है आप इसको नोट डाउन कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।